हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। आज हमारी 1000 MCQ सीरीज़ का डे 17 है। इसका मतलब हम 16 क्लासेस सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं और हमने 205 तक ऑलरेडी क्वेश्चन सारे कवर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 206 से। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस का अपडेट आपको टाइमली मिल सके। और अगर आपने लास्ट वीडियोस मिस कर दी हैं तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। आप सिंपली चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और प्लेलिस्ट का नाम है HSSC हरियाणा CET। इसके नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी और उसमें सभी आपको वीडियोस बिल्कुल सीक्वेंस वाइज मिलेंगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Securities premium will be shown in the balance sheet under the head of dash। मीन्स जो सिक्योरिटीज प्रीमियम बैलेंस है वो बैलेंस शीट के कौन से हेड के अंडर में शो होता है। ऑप्शन 1 है मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी रिजर्व एंड सरप्लसेस, ऑप्शन सी लोन एंड एडवांसेस एंड ऑप्शन डी है करंट एसेट्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिजर्व एंड सरप्लसेस। क्योंकि जो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट है ये सिक्योरिटीज प्रीमियम कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट होता है, इसलिए ये रिजर्व और सरप्लसेस के अंडर शो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट और लॉस ऑन रीवैल्यूएशन इज शेयर्ड बाय ऑल पार्टनर्स इन डैश। तो कंपनी का जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है उसका जो प्रॉफिट और लॉस होता है कंपनी को, तो उस प्रॉफिट और लॉस को ओल्ड पार्टनर्स किस रेशियो में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे रेशियो पूछा है आपसे कि कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं। ऑप्शन ए है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऑप्शन बी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड ऑप्शन सी है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ऑप्शन डी है गेनिंग रेशियो। तो रीवैल्यूएशन के जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसको ओल्ड पार्टनर्स अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऑल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एप्रोप्रिएशन इज नॉट बेस्ड ऑन डैश। तो क्वेश्चन में आपसे बेसिकली ये पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अकाउंटिंग पॉलिसीज, जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज कंपनी फॉलो करती है उन अकाउंटिंग पॉलिसीज का सिलेक्शन का बेस नहीं है। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी कंपनी फॉलो करेगी तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके बेस पे कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट नहीं करती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो अमाउंट इन्वॉल्व, इसका कोई रोल नहीं होता अकाउंटिंग पॉलिसीज को चूज़ करने में। क्योंकि देखो अकाउंटिंग पॉलिसी जो चूज़ करते हैं कंपनी सेलेक्ट करती है कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया जाए। तो कंपनी कुछ ऐसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो करती है जैसे प्रूडेंस है, सब्सटेंस ऑफ फॉर्म है या मेटेरियलिटी है। तो ये सब कंसीडर किया जाता है। इसका क्या मतलब होता है प्रूडेंस का? प्रूडेंस का मतलब होता है कंजर्वेटिज्म, मतलब जो एक्सपेक्टेड जो लॉस है उसको पहले ही रिकॉग्नाइज करो और जो फ्यूचर का जो प्रॉफिट है उसको तब तक रिकॉग्नाइज नहीं करना जब तक वो कंफर्म नहीं हो जाता। और सब्सटेंस ऑफ फॉर्म का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो ओनरशिप है वो उसका लीगल ओनर है उसके ऊपर सब्सटेंस ऑफ फॉर्म करता है कि लीगल ओनर मायने नहीं रखता। अगर आपने लीज्ड असेट्स लीज पे अगर कोई असेट्स ली है तो जो लीज्ड ओनर है वो उसका ओनर माना जाएगा। नेक्स्ट है मेटेरियलिटी। तो मेटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट कहता है कि सिर्फ इम्पोर्टेंट जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मेटीरियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, केवल उन्हीं पे ही फोकस किया जाएगा। जो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो इररिलेवेंट होते हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका कोई भी रोल नहीं होता अकाउंटिंग पॉलिसीज को सेलेक्ट करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज इंक्रीज्ड बाय 6000 एंड द ग्रोस प्रॉफिट रेशियो बाय 10% देन द ग्रोस प्रॉफिट विल बी। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ये ऐसा पूछा है कि जब अगर क्लोजिंग स्टॉक 6000 रुपये से बढ़ा दिया जाता है तो ग्रोस प्रॉफिट पे क्या असर आएगा इस क्लोजिंग स्टॉक का बढ़ाने से। तो इसका एक आप सिंपल एक फॉर्मूला याद रखो।
इसका फॉर्मूला जैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। तो जितना हम क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज करेंगे जितने अमाउंट से, उतने से क्या होगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना, सेम अमाउंट से इंक्रीज होगा। तो अगर यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 6,000 रुपये से बढ़ा है तो ग्रॉस प्रॉफिट भी 6,000 से ही इंक्रीज होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रेडिट बैलेंस इन द लेजर अकाउंट शो। तो क्रेडिट बैलेंस, जो लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है वो क्या शो करता है, मीन्स जो लेजर अकाउंट्स हैं उनका क्रेडिट बैलेंस क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले जो अकाउंटिंग के गोल्डन रूल्स हैं उनको रिवाइज करना पड़ेगा, जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे कि एसेट्स हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट। तो जो भी एसेट्स होती हैं उसका बैलेंस होता है ऑलवेज डेबिट बैलेंस, और लायबिलिटीज़ का कौन सा बैलेंस होता है, लायबिलिटीज़ का बैलेंस होता है क्रेडिट। ऐसे ही आपको इनकम और एक्सपेंसेस पे देखना है कि इनकम का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट या क्रेडिट। ऑफ कोर्स डेबिट बैलेंस होता है, सॉरी ये क्रेडिट होता है। और जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं P&L में, जो भी एक्सपेंसेस आते हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, ये याद है आप सबको। तो इसमें पूछा है कि किन लेजर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो एक तो होता है इनकम्स का और दूसरा होता है एसेट्स का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो भी रिवेन्यू है, इनकम्स हैं, और जो भी लायबिलिटीज़, क्रेडिट बैलेंस पूछा है, सॉरी। तो क्रेडिट बैलेंस किस किस का होगा, लायबिलिटीज़ का और दूसरा इनकम्स का। ठीक है, क्रेडिट बैलेंस पूछा है तो क्रेडिट ये हो जाएंगे आपके। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज ₹10,000, ओपनिंग स्टॉक इज 2,000 एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज ₹3,000। फाइंड द कॉस्ट ऑफ परचेज। तो क्वेश्चन में आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। आपको बताना है कि कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होगी। तो इसका सिंपली आपको फॉर्मूला याद होगा। क्या फॉर्मूला होता है इसका, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो क्वेश्चन में आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑलरेडी दिए हुए हैं 10,000 रुपये के, 10,000 के दिए हैं। इन सारी वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई कर दो, पुट कर दो, तो 10,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। और ओपनिंग स्टॉक कितना है, 2,000 का, प्लस परचेजेस कुछ पता नहीं है अभी, माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक है 3,000 का। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे आएगा, यहाँ पे आएगा परचेज इक्वल्स टू 10,000 और ये हो जाएगा 1,000 माइनस का, तो उधर जाके ये प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा आपका 11,000। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स्ड एसेट्स आर डबल द करंट एसेट्स एंड हाफ ऑफ द कैपिटल। द करंट एसेट्स आर 3 lakh, इन्वेस्टमेंट 4 lakh, देन द करंट लायबिलिटीज रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट विल बी। तो क्वेश्चन में आपको करंट एसेट्स दिए हुए हैं और इन्वेस्टमेंट दी हुई है, और आपको बताया है कि जो भी फिक्स्ड एसेट्स हैं कंपनी की वो जस्ट डबल हैं। किसकी डबल हैं, करंट एसेट्स की। तो फिक्स्ड एसेट्स कितनी हो जाएंगी, करंट एसेट्स अगर हमारे पास 3 lakh की दी हुई है और क्वेश्चन में आपको बताया है कि फिक्स्ड एसेट जस्ट डबल हैं करंट एसेट्स की, तो ये हो जाएंगी 6 lakhs की। और फिक्स्ड एसेट्स हाफ ऑफ द कैपिटल, और कैपिटल जो भी है उसकी हाफ है। तो अगर फिक्स्ड एसेट 6 lakh है तो कैपिटल कितनी हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी आपके पास 12 lakh। ठीक है, जस्ट हाफ है, इसका मतलब ये आधी है कैपिटल का, तो कैपिटल इससे जस्ट डबल हो जाएगा 12 lakh। इन्वेस्टमेंट दी हुई है आपके पास, इन्वेस्टमेंट कितनी है 4 lakh।
अब आपको बताना है कि करंट लायबिलिटीज क्या होगी। तो सिंपली ये क्वेश्चन सोल्व होगा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन से। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इक्वल्स टू क्या होगी, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। और एसेट्स आपके पास कितनी है टोटल? फिक्स्ड एसेट्स 6 लाख, करंट एसेट्स 3 लाख एंड इन्वेस्टमेंट 4 लाख। तो इसका टोटल आपके पास कितना हो जाएगा? 13 लाख। ठीक है, तो जो अगर एसेट साइड आपकी 13 लाख है तो लायबिलिटी साइड भी 13 लाख होगी। और कैपिटल ऑलरेडी आपके पास 12 लैक्स की है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा उसका, करंट लायबिलिटीज का? करंट लायबिलिटीज का बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा 1 लाख। आ गया सिंपली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर ए सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 विच इंक्लूड्स अ सेल टू द कस्टमर फॉर ₹5,500 at a cost plus 10%. But these goods were still in the godown at the risk of buyer. The total sales to be recorded is. तो इस क्वेश्चन में आपको टोटल सेल्स दी हुई है। टोटल सेल्स कितनी दी है? 50,000 की। और इस 50,000 जो रुपए हैं इनमें एक ऐसा स्पेशल ट्रांजैक्शन इंक्लूड है जो 5,500 का है। और ये स्पेशल ट्रांजैक्शन क्या है? ये वो स्पेशल ट्रांजैक्शन है जो सेल हो गई लेकिन स्टिल मिस्टर ए के गोडाउन में पड़ा है। मतलब कस्टमर ने अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं ली है। ये जो सेलर है उसके गोडाउन में ही है 5,500 का एक ट्रांजैक्शन जो सेल में ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। तो क्वेश्चन में आपसे बेसिकली ये पूछा है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो मिस्टर सेलर है, मिस्टर ए जो सेलर है उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितनी सेल्स रिकॉर्ड की जाएगी, ये आपसे पूछा है। तो डाउट ये है कि जो गुड्स डिलीवर नहीं हुए और गोडाउन में ही अभी तक रखे हैं, क्या उन गुड्स की सेल काउंट होगी? सो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि जब भी हम सेल रिकॉर्ड करते हैं तो वो उस पॉइंट पे करेंगे जब सेल्स की जो भी कंडीशंस हैं वो सारी कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसका गोल्डन रूल क्या है सेल कंप्लीट होने का? सेल तब रिकॉर्ड होती है जब गुड्स की जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो गई हो। सेल कब रिकॉर्ड होगी? जब गुड्स की जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो गई। किसको ट्रांसफ़र हो गई? बायर को। बायर को जब ऑनरशिप ट्रांसफ़र हो जाती है, गुड्स का हम ट्रांसफ़र कर देंगे तो उस टाइम हम सेल्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर लेंगे उस टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहता है कि जो 5,500 रुपये का एक जो गुड्स हैं वो अभी भी गोडाउन में रखे हैं। मिस्टर ए जो सेलर है उसके गोडाउन में अभी भी रखे हैं। लेकिन एक और बात है, क्वेश्चन में एक स्पेशल पॉइंट मेंशन किया है कि जो रिस्क ऑफ बायर है वो हमने वो ट्रांसफ़र कर दिया कि अगर गुड्स अगर डैमेज हो गए, ख़राब हो गए तो ये बायर की जिम्मेदारी है, सेलर की नहीं है। तो इस पॉइंट में ये क्लियरली मेंशन कर दिया। इसका मतलब अब जब ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, अगर गुड्स ख़राब हो जाते हैं तो भी वो बायर की जिम्मेदारी है। तो इस कंडीशन में हम जो सेल्स है टोटल सेल्स इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं और इसमें कोई भी जो एडजस्टमेंट है वो नहीं होगी। सो इसका फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी सबमिट्स हिज रिपोर्ट्स टू डैश। तो जो गवर्नमेंट कंपनी का जो ऑडिटर होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? ऑप्शन ए है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ऑप्शन बी लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी है C&AG एंड ऑप्शन डी है कंपनी सेक्रेटरी। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर, गवर्नमेंट कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट किसको सबमिट करता है? सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C&AG। C&AG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सो जो भी गवर्नमेंट कंपनी होती है उसका ऑडिटर डायरेक्टली अपनी रिपोर्ट को C&AG के पास सबमिट करवा देता है। ठीक है,
और प्राइवेट कंपनी का जो ऑडिटर होता है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? वो अपनी रिपोर्ट देता है शेयर होल्डर्स को देता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शन डज नॉट इंक्लूड। तो ट्रांजैक्शन ऑडिट में क्या इंक्लूड नहीं होता? सो फर्स्ट ऑप्शन है प्रोप्राइटरी ऑडिट, नेक्स्ट एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, नेक्स्ट ऑडिट ऑफ रिसिप्ट्स एंड डी ऑप्शन है ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर। सो जो ट्रांजैक्शन ऑडिट होती है उसका मेन फोकस होता है डेली ट्रांजैक्शंस को चेक करना कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कि पैसा और कहाँ पे गया, जैसे एक्सपेंडिचर हुआ या रिसिप्ट हुआ, ये रिलेट करते हैं ट्रांजैक्शन से, डेली ट्रांजैक्शन से, कि कहाँ से पैसा आ रहा है। एक्सपेंडिचर बताएगा कहाँ पे पैसा गया है। और नेक्स्ट है प्रोप्राइटरी ऑडिट। तो प्रोप्राइटरी ऑडिट का जो मेन फोकस होता है वो ये चेक करना होता है कि जो भी खर्चे हुए हैं वो सही पर्पज़ के लिए हुए हैं, इसलिए ये भी ट्रांजैक्शन से ही रिलेटेड है। तो एक ही बचा है इसमें एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। तो ये वाला जो पार्ट है वो इंक्लूड नहीं होता ऑडिट ऑफ ट्रांजैक्शंस में, क्योंकि इसका जो मेन पर्पज़ होता है, एफिशिएंसी ऑडिट का मेन पर्पज़ क्या होता है कि ये चेक करना कि कंपनी की जो एफिशिएंसी है और जो परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। तो इसका बिल्कुल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स डील्स विद ऑडिट प्लानिंग। तो आपको बताना है कि जो ऑडिट प्लानिंग है ये कौन से स्टैंडर्ड में कवर हो रही है, कौन सा AAS इससे रिलेटेड है ऑडिट प्लानिंग से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा AAS 8। AAS का इसका मतलब क्या होता है? ऑडिटिंग अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स। AAS की फुल फॉर्म हो जाएगी ऑडिट अश्योरेंस स्टैंडर्ड। तो ऑडिट प्लानिंग से रिलेटेड जो AAS है वो है बी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। तो इसका ऑडिट प्लानिंग का क्या इसका मतलब होता है ऑडिट प्लानिंग का कि ऑडिट का प्लान बनाना कि कौन सा एरिया चेक करना है और कितना टाइम लगेगा, उसकी स्ट्रेटजी डिसाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द प्राइमरी पर्पज ऑफ ऑडिट प्रोग्राम प्रिपरेशन। तो ऑडिट प्रोग्राम, जो भी ऑडिट प्रोग्राम है उसका मेन पर्पस क्या होता है। तो ऑडिट प्रोग्राम समझो पहले, ऑडिट प्रोग्राम क्या होता है। तो ऑडिट प्रोग्राम का मतलब होता है कि डिटेल प्लान बनाना, ऑडिट प्रोसीजर का, जो भी ऑडिट प्रोसीजर होता है उसका डिटेल में प्लान बनाना। इसमें ये डिसाइड करते हैं कि क्या चेक करना है, कौन सा एरिया चेक करना है, कैसे चेक करना है और हमें कौन से ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा टू गैदर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंसेस, कि हमें कौन से अप्रोप्रिएट एविडेंसेस गैदर करने हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। सो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।